नमस्कार, मैं हिमांशु रावत, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धनरास, विकासखंड चकरौता, जिला देहरादून, राज्य उत्तराखंड से आप सभी का आज की गणित की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम गणित की इस कक्षा में कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के पाठ 3 कितने वर्ग पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमारे जो चर्चा के विषय होंगे वह इस प्रकार से हैं। वर्ग एवं आयत के माध्यम से परिमाप, विभिन्न आकृतियों को मापकर व तुलना द्वारा परिमाप का अनुमान लगाना, विभिन्न आकृतियों को मापकर व तुलना द्वारा क्षेत्रफल का अनुमान लगाना, विभिन्न आकृतियों के परिमाप को निकालना, विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल को निकालना। तो चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। पाठ को प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ चीजें जान लेना आवश्यक है, जैसे कि चित्र में यहाँ दिखाई गई यह आकृतियां कौन कौन सी हैं। क्या आप इन आकृतियों के बारे में जानते हैं? चलिए हम यहाँ दिए गए बिंदुओं के आधार पर इन आकृतियों को वर्गीकृत करते हैं और इन्हें पहचानते हैं कि यह आकृति कौन सी है। जैसा कि हम यहाँ पर आकृतियां देख रहे हैं, तो हम यहाँ अपनी इस पहली आकृति के बारे में विचार करते हैं। यहाँ इस आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है? हम गिनते हैं 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार यहाँ भुजाओं की संख्या हो गई 4। आगे हम यहाँ कोणों की संख्या देखते हैं कि यहाँ कोण की संख्या कितनी है। तो हमें यह पता है, जहां भी दो रेखाखंड आपस में आकर के मिलते हैं, जैसे कि एक रेखाखंड ये है और दूसरा रेखाखंड ये है, जहां पर भी ये आकर के मिलते हैं जिस बिंदु पर, उसे कहा जाता है कोण। तो इस प्रकार यहाँ कोणों की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4। आगे हम देखते हैं कि सभी कोणों की माप कितनी होगी। तो हम यहां देख सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार से सीधी खड़ी होती हैं, वहां पर जो कोण का मान बनता है वह बनता है 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से यहां जो ये चारों कोण हैं, इनके मान हो जाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस प्रकार सभी कोणों की माप हो जाएगी 90 डिग्री। शीर्ष बिंदुओं की संख्या अब हम यहां पर निकालेंगे कि यहां शीर्ष बिंदु कितने हैं। शीर्ष बिंदु यहां पर हो जाएंगे 1, दूसरा, तीसरा और चौथा, जहां पर भी दो रेखाएं आपस में आकर के मिलती हैं, जैसे कि ये एक रेखा ये है और दूसरी रेखा आकर के यहाँ पर मिल रही है। तो ये हो जाएगा हमारा शीर्ष। तो इस प्रकार यहाँ शीर्ष बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 4। और हम अब यहाँ देखेंगे कि कौन सी भुजाएं समान हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के समान है और यह वाली भुजा इस वाली भुजा के समान है। तो इस प्रकार आमने सामने की यहाँ भुजाएं समान हैं। तो हम लिख सकते हैं आमने सामने। आमने सामने की भुजाएं यहां पर समान हैं। अब हम अपने अगले चित्र की ओर चलते हैं या आकृति की ओर चलते हैं। तो यहां पर इसी प्रकार से हम समझ गए कि भुजाओं की संख्या भी हो गई 4, कोण की संख्या भी यहां पर 1, 2, 3, 4 हो गई। सभी कोणों की माप जिस प्रकार से यहां 90 डिग्री थी, इसी प्रकार से यहां सभी कोण 90 डिग्री के यानी 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहां सभी कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। शीर्ष बिंदुओं की संख्या यहां पर भी 1, 2, 3 और 4 हो जाएगी, 4। और यहां हम पाते हैं कि यहां सभी भुजाएं आपस में
समान हैं। चाहे तो आप इन्हें नाप कर भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएंगी सभी समान। यहां एक बात और ध्यान रखने की है कि यह सभी आकृतियां बंद हैं, यानी कहीं से भी खुली हुई नहीं है। अब हम अपनी तीसरी आकृति की बात करते हैं। तो यहां भुजाओं की संख्या हो जाएगी 3, आप गिन सकते हैं। कोण की संख्या यहां हो जाएगी 1, 2, 3। सभी कोणों की माप यहां 90 डिग्री नहीं होगी। कट का मतलब है कि 90 डिग्री नहीं है। और शीर्ष बिंदुओं की संख्या यहां 1, 2 और 3 हो जाएगी। यहां पर सभी भुजाएं समान हो भी सकती हैं और समान नहीं भी हो सकती हैं। तो इसको हम यहां छोड़ देंगे, ये क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं। अतः अब इन बिंदुओं के आधार पर हम निकालते हैं कि यह आकृतियां कौन सी हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ऐसी आकृति जहां भुजाओं की संख्या 4 हो, कोण की संख्या भी 4 हो और सभी कोण 90 डिग्री के हों तथा शीर्ष बिंदु 4 हों एवं आमने सामने की भुजाएं समान हों, तो इसको कहा जाता है आयत। तो यह हो गया हमारा आयत। इसके बाद ऐसी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 4 हो, कोण की संख्या 4 हो, हर एक कोण 90 डिग्री का हो, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 4 हो एवं सभी भुजाएं जहां समान हो, इनको कहा जाता है ऐसी आकृति को वर्ग। और 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति को कहा जाता है त्रिभुज। यहां सभी आकृतियां बंद हैं, यह बात ध्यान रखने की है। तो इस प्रकार से हमने इन आकृतियों के बारे में जाना कि यह आकृतियां कौन कौन सी हैं। चलिए अब हम अपने चर्चा के बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला चर्चा का बिंदु क्या है। अब हमें जो कार्य करना है वह यह है कि हमें ऐसे 12 वर्ग लेने हैं और इन 12 वर्ग के मदद से अलग अलग तरह के आयत बनाने हैं। आयत वही जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इन्हीं बिंदुओं का या वर्गों का यहाँ पर प्रयोग करते हुए जो इस आयत के अंदर दिए गए हैं। तो चलिए बनाते हैं। आप कितने बना पाए आप यह भी बताएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ आयत बनाए हैं जो कि इन बिंदुओं को मिलाकर के बने हुए हैं। जैसे यह वर्ग है इसी प्रकार से हम यहाँ पर 12 अलग अलग वर्ग लेंगे। देखते हैं कि यह जो आयत बना है यह 12 वर्गों से बना है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला वर्ग। इसी प्रकार से ये हो गया हमारा दूसरा वर्ग। इसी प्रकार से यह हो गया हमारा तीसरा। इसी प्रकार से यह हो गया हमारा चौथा वर्ग। ये हमारा हो गया पांचवा। ये हमारा हो गया छठा। ये सातवां और ये आठवां। इसी प्रकार से जब हम इनको मिलाएंगे बिंदुओं को तो हमारा 9वां, 10वां, 11वां और 12, यानी यह जो हमने आयत बनाया है यह 12 वर्गों से मिलकर के बना हुआ है। इसी प्रकार से जब हम इस वाले को बनाएंगे तो हम देखेंगे कि यह भी 12 वर्गों से मिलकर के बना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी प्रकार से आप इनको भी यहां रेखाएं मिलाकर के या बिंदुओं को आपस में मिलाकर के वर्ग बना सकते हैं और इनकी संख्या गिन सकते हैं। अब चूंकि यह सभी जो आकृति है यह 12 वर्गों से बनी हुई है तो इसका अर्थ हो जाएगा इन सभी के क्षेत्रफल समान होंगे, क्योंकि यहां इन सभी में वर्गों की संख्या क्या है, बराबर है। अब हमें निकालना है कि किस आयत का परिमाप सबसे लंबा होगा। अब यह परिमाप क्या होता है तो हम यहां पढ़ेंगे कि घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं, यानी यह जितना घेरा है। ये एक हमारा आयत है, इसने एक स्थान को घेरा हुआ है और
जितना ये घेरा बना रहा है यह इसका परिमाप कहलाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर परिमाप निकालना सीखते हैं। तो हम यहाँ पर परिमाप निकालना चूंकि यह रेख 1 सेंटीमीटर का वर्ग है, इसी प्रकार से यह अगला वर्ग जो बनेगा वह भी 1 सेंटीमीटर का होगा, इसी प्रकार से अगला भी और अगला भी। अतः ये लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और इसी प्रकार से यह लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और यह आमने सामने की, क्योंकि यह आयत है तो इसलिए यह जो भुजा होगी ये भी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी और ये वाली भुजा चूंकि इसके सामने है तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की। अब हम जब इन सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है परिमाप। जैसे 4 में हमने जोड़ा 3 में हमने जोड़ा फिर से 4 और 4 में जोड़ा फिर 3। तो इस प्रकार से हमें परिमाप मिल गया। 4 और 3 7 में 4 जोड़ेंगे 11 और 3 14। तो इसका परिमाप हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में है। इसी प्रकार से आप आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4 का भी परिमाप निकाल सकते हैं और यहाँ बता सकते हैं कि किस आयत का परिमाप सबसे छोटा है एवं किस आकृति का या किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है। क्या आप इसे कर लेंगे? जी। तो अब हम अगले अपने चर्चा की बिंदु की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग जानवर दिखाई दे रहे हैं। यह एक गैंडा है, इसकी बात करें तो यह है हमारे हाथी राजा और ये हमारी नन्ही सी प्यारी चींटी और ये हमारी चिड़िया रानी। क्या आपने यह जानवर देखे हैं? यहाँ पर इन चित्रों को देख करके आप अंदाजा लगाइए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस जानवर के पैर के निशान का होगा, सबसे छोटा क्षेत्रफल किस जानवर के पैर के निशान का होगा। यह दोनों प्रश्नों के आप उत्तर का अंदाजा यहाँ लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है तो इसका पैर जो होगा वह भी बहुत बड़ा होगा, तो इसके पैर का जो निशान होगा सबसे बड़ा होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं हाथी। सबसे छोटे क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो यह हो जाएगा चींटी का, क्योंकि चींटी बहुत छोटा जीव होती है और इसके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं चींटी। इसी प्रकार से आप अपने घर में अलग अलग चीजों को देख करके या अपने आसपास के अलग अलग जीव जंतुओं को देख करके उनके पैरों के निशान का क्षेत्रफल का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा, किसके पैर के निशान का जो क्षेत्र होगा वो ज्यादा होगा, वही उसका क्षेत्रफल बने। चलिए अब हम अपने चर्चा के अगले बिंदु की ओर चलते हैं। यहां आपको कुछ डाक टिकट दिखाई दे रहे हैं कि यह एक डाक टिकट है, इसी प्रकार से यह भी एक डाक टिकट है, इसी प्रकार से यह भी एक डाक टिकट है। टी, ई और एफ यह सभी यहाँ पर डाक टिकट हैं। हमें बताना है कि इन डाक टिकट ने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों को कितना घेरा हुआ है या 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों की संख्या इन डाक टिकट में कितनी है। इसी प्रकार से हर एक डाक टिकट का परिमाप कितना है और क्षेत्रफल। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ए डाक टिकट है इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए डाक टिकट में वर्गों की संख्या 18 है। इसी प्रकार से बी डाक टिकट में 1 2 3 4 5 6 7 8 डाक टिकट की संख्या हो जाएगी, या इस डाक टिकट में वर्गों की संख्या 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से सी में 1 2 3 4 5 6। डी ई एफ को आप स्वयं निकालें।
अब हम परिमाप की बात करते हैं। जो डाक टिकट ए है, इसका परिमाप कितना होगा? तो परिमाप निकालने के लिए हम जो वर्ग हैं उनकी लंबाइयों को देखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर, एक और जुड़ गई, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार ये भुजा जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। और चूंकि यह आयत है तो इसलिए यह वाली भुजा भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यह 1 सेंटीमीटर, यहां तक जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर, और यहां तक जाने पर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां 3 वर्ग है तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से चूंकि यह आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। हम इन सभी भुजाओं को जोड़कर इनका परिमाप निकाल सकते हैं। यहां पर 6 + 3 + 6 + 3। तो इस प्रकार से जो परिमाप निकल कर आएगा ए का, वो आ जाएगा 6 और 3 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, और 15 में जब हम 3 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 18। तो हमारा परिमाप इसका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम बी का निकालेंगे तो यह भुजा हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और ये भुजा हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। चूंकि यह आयत है तो यह वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, और यह वाली 2 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप हो जाएगा 2, 2 में हम 4 जोड़ेंगे 6, 6 में हम 2 जोड़ेंगे 8, 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार से आप सी, डी, ई, एफ का परिमाप भी निकालें। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। हमें पता है क्षेत्रफल वही होगा जितना कि इस डाक टिकट ने क्षेत्र को घेरा है। यानी अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का अर्थ होगा कि इन डाक टिकट के द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्र, यानी इन डाक टिकट में कितने वर्ग हैं। तो हम देखते हैं कि जो डाक टिकट ए है, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, वो हम पहले ही यहां पर निकाल चुके हैं। तो 18, अतः इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। अतः इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बी का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 8। इसके द्वारा कितने वर्ग को घेरा गया है, तो वो हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से सी, डी, ई, एफ का आप निकालिए। आपने यहाँ डी, ई, एफ के परिमाप, क्षेत्रफल व इनमें वर्गों की संख्या कितनी है जरूर निकाल लिए होंगे। मैं ऐसी आपसे आशा करता हूं। तो चलिए हम अपना उत्तर मिलाते हैं। क्या आपका उत्तर यही आया जो इस तालिका में दिया है? अपने उत्तर को इस तालिका से मिलाइए। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि डाक टिकट ए कितने वर्गों को ढकता है। तो हम देखेंगे संख्या है ये 18, यानी 18 वर्गों को डाक टिकट। इसी प्रकार डाक टिकट डी कितने वर्गों को ढकता है, तो हम देखते हैं डाक टिकट डी जो है वो 12 वर्गों को यहाँ ढक रहा है। इसी प्रकार से हमें यहाँ यह सोचना है कि किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। इनके आगे आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम यहां देखेंगे कि यहां किस डाक टिकट का सबसे ज्यादा है, तो वो 18 आ रहा है, 18 वर्ग सेंटीमीटर। और ये किसका है? ए का। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल ए का होगा। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो हम यहां पाते हैं कि जो 4 है ये सबसे कम है, और ये है ई का। डाक टिकट व डाक टिकट का क्षेत्रफल बराबर है, अर्थात किन दो डाक टिकट का क्षेत्रफल
बराबर है। तो हम यहां देखते हैं कि D और F यानी इनके जो क्षेत्रफल हैं वो आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं डाक टिकट D व डाक टिकट F के जो क्षेत्रफल होंगे वो आपस में बराबर होंगे और यह 12 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हमने वर्गों के माध्यम से जो आयत थे उनका परिमाप और क्षेत्रफल यहां निकालना सीखा। चलिए अब हम अपने चर्चा के अगले बिंदु की ओर चलते हैं। यहां आपको एक आकृति दी गई है जिसमें बहुत से वर्ग बने हैं। ये आपको यहां दिखाई दे रही होगी। दी गई आकृति में केवल 5 वर्गों का आपको प्रयोग करना है और प्रयोग करते हुए अलग अलग आकृतियां बनानी है। कैसे? आप कोशिश कीजिए, जो भी आप आकृति बनाएंगे उसमें केवल आप 1 2 3 4 5 वर्ग ही लेंगे। देखते हैं आप कितनी आकृति बना पाए। यहां मैंने कुछ आकृतियां बनाई हैं। क्या आपने भी ऐसी ही आकृतियां बनाई थी? अब हम यहां पता लगाएंगे कि अ का परिमाप कितना है, अ का क्षेत्रफल कितना है। परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, हम घेरे की जो आकृति है उन्होंने जितना स्थान घेरा है उस घेरे की कुल लंबाई को जोड़ लेंगे। जैसे इसके द्वारा आकृति जो हमारी अ है इसके द्वारा कितना स्थान घेरा गया है। चलिए अब हम यहां इस आकृति के घेरे की कुल लंबाई निकालते हैं। तो उसके लिए हमें यहां सारी लंबाइयों को देखना होगा। तो यह हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखेंगे तो यह हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यह 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यह 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 सेंटीमीटर और यह 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अब हम इन सभी लंबाइयों को जोड़ देंगे तो हमें घेरे की कुल लंबाई पता चल जाएगी। तो वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, फिर 2 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, फिर 1 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, फिर इस 1 सेंटीमीटर को, फिर 1 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, फिर इस वाले 1 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, इसके बाद इस 3 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार घेरे की कुल लंबाई हमें मिलेगी 1 में 4 जोड़ेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे 7 में 1 जोड़ेंगे 8 में 1 जुड़ा 9 और 9 में 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अ का जो परिमाप होगा ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसके द्वारा कितने वर्ग घेरे गए हैं या कितने वर्ग इसमें हैं, तो यह है 1 2 3 4 5। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप यहां आकृति ब, आकृति स, आकृति द का भी परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करके अपने उत्तर जरूर लिखिए। चलिए आप यहां पर परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे। अब हम चर्चा के अपने अगले बिंदु की ओर चलते हैं। यहां हमें इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको यहां आकृति अ, आकृति ब, आकृति स और आकृति द दिखाई दे रही होगी। हम इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। क्योंकि यह एक आयत है अतः इसका क्षेत्रफल तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि इसमें इस आयत के अंतर्गत जितने वर्ग आ रहे होंगे वही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गिनते हैं वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति ब की बात करें, इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जरा सोचिए।
तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस आकृति को एक आयत में बदल। जैसे कि अगर मैं यहां से यहां और यहां से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यह हमें एक पूरा क्या मिल जाएगा, आयत मिल जाएगा। अब हम इस आयत के वर्गों की संख्या गिन लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम देखते हैं कि हमारी जो यह आकृति है, जो कि लाल रंग से यहां दिखाई दी है, वह इस पूरे आयत का आधा है और इस आयत का क्षेत्रफल आया 12। तो 12 का आधा हो जाएगा 6, यानी इस आकृति का जो ब है आकृति, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आकृति स का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसे भी एक आयत में बदल देंगे। तो हमने इसे जब आयत में, हम आकृति स का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसे एक वर्ग में, आकृति स का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसे एक आयत में बदल देंगे। तो इस प्रकार से हम यहां से अगर एक लाइन यहां ड्रॉ करें और यहां से एक लाइन यहां ड्रॉ करें, इसी प्रकार से यहां से यहां लाइन ड्रॉ करें और यहां से यहां लाइन ड्रॉ करें, तो ये हमें मिल जाएगा एक पूरा आयत। अब इस आयत के अंतर्गत हम वर्गों को गिनते हैं, जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस प्रकार से हम यहाँ पाते हैं कि लाल रंग से जो यह आकृति है, यह इस पूरे आयत का आधा है। अतः स का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसका कारण है कि यह आकृति जो लाल रंग से यहाँ घिरी है वो पूरे आयत का आधा है। इसी प्रकार से हम आकृति द के क्षेत्रफल को भी यहाँ निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम इसे छोटे छोटे वर्ग में, यानी छोटे छोटे भागों में यहाँ क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे कि एक भाग हो जाएगा ये, यहां पर हम गिनेंगे कि यहां कितने वर्ग आए, 1 2 3 4, और इस वर्ग के अंदर जो यह आकृति है यह इसकी आधी है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 का आधा 2। इसी प्रकार से हम इसे एक अन्य वर्ग में तोड़ देंगे, इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा 2, जो कि हम जोड़ देंगे। इसी प्रकार से एक वर्ग ये बना देंगे या एक भाग ऐसे बनाएंगे, इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि पूरे का 4 है और ये आकृति इसके अंदर आधी है, तो इसलिए 2। और इसी प्रकार से ये जो लास्ट है इसका भी करेंगे, तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 है और ये जो आकृति है आधी है, तो ये हो जाएगी यहाँ 2। तो इसका क्षेत्रफल जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 जुड़ा 8। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर इन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल को छोटे छोटे वर्ग की माध्यम से निकालना सीखा। चलिए अब हम देखते हैं अपने गृह कार्य को। यह आपके गृह कार्य हैं। बताइए किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, आपके पिताजी के हाथों का कि आपके हाथों का। आपको अनुमान लगाना है और सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है। बिस्तर पर बिछी चादर का या फर्श का, किताब का या मेज का, इसी प्रकार से थाली का या रोटी का। तो जिसका भी आपको क्षेत्रफल लगता है ज्यादा है, उसके आगे आप जो खाली स्थान दिया गया है वहां पर सही का चिन्ह लगा सकते हैं। अन्य गृह कार्य आपके हैं, निम्न आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल निकालने हैं। जैसा कि अभी हमने आयत बना करके यहाँ पर सीखा था, तो इन सभी आकृतियों के आपको परिमाप और क्षेत्रफल निकालने हैं। इसके बाद नीचे दी गई आकृति के आपको क्षेत्रफल बताने हैं। आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3 और आकृति 4। यहां पर हमने इन्हें वर्गों में बांटा है। आप एक अनुमान लगा करके इन वर्गों को सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप यहां भी
वर्गों की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और 3 और 4 के लिए आपको पहले आयत बनाना होगा और उन्हें इस प्रकार से छोटे छोटे वर्गों में तोड़ना होगा और उसके पश्चात आप इन दोनों आकृतियों का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आज की कक्षा के हमारे जो चर्चा के बिंदु थे वह सभी आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।